ढलना तो एक दिन सभी को है, फिर चाहे इंसान हो या सूरज। मगर हौसला जो है वो आप सूरज से सीखिए, जो हर रोज ढलता है लेकिन उसके बाद में अगले दिन फिर एक नई किरण के साथ, एक नई उम्मीद के साथ निकलता है। और इसी सूरज से हमें सीखना चाहिए कि हर रोज किस तरीके से नई उम्मीद के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और डीडी न्यूज के मॉर्निंग प्राइम टाइम नया सवेरा को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। और अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी और छोटी खबरें, जिसमें मुख्य तौर पर बात होगी मोदी 3.0 की। तो इस बार क्या कुछ खास होने वाला मोदी 3.0 में जानेंगे अगले 1 घंटे में। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगले इस 1 घंटे में स्टूडियो में मेरा साथ देंगी मेरी सहयोगी भावना। सुप्रभात भावना। सुप्रभात कृतिका, धन्यवाद। नया सवेरा के सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। और जिस तरीके से कृतिका ने कहा कि एक नई किरण और एक नई शुरुआत कल शाम को हो चुकी है, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये शब्द लगातार कल शाम से गूंजे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद की शपथ ले ली है और अपने मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर प्रांत समुदाय के लोगों को जगह दी है, उनके प्रतिनिधियों को जगह दी है। आज होने वाली है इस नए मंत्रिपरिषद की कैबिनेट बैठक, नजर आएगी हमारी नया सवेरा में उस खबर पर। साथ ही साथ सिक्किम से जुड़ी खबर है। सिक्किम में दूसरी बार प्रेम सिंह तमांग मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, उस खबर पर भी हमारी नजर रहने वाली है। साथ ही साथ बूंद बूंद को तरस गई है दिल्ली, और इसी के लिए आज उपराज्यपाल और दिल्ली की जल मंत्री आतिशी की अहम बैठक होने वाली है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी। इसके साथ खबरें होंगी खेल, कारोबार और एंटरटेनमेंट जगत की। आप जुड़े रहिए लगातार नया सवेरा के साथ। 1 घंटे पावर पैक शो में शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। मोदी 3.0 कैबिनेट की पहली बैठक आज, जल्द होगा मंत्रियों के विभाग का बंटवारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट को बताया युवा जोश और अनुभव का अद्भुत संगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान सहित 30 कैबिनेट, 5 स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्रियों ने ली शपथ। कई नए चेहरों को भी कैबिनेट में मिली इस बार जगह। सिक्किम में आज लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे प्रेम सिंह तमांग। क्रांतिकारी मोर्चा को 32 में 31 सीट पर मिली है शानदार जीत। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए हमले के बाद आतंकवादियों की तलाश तेज। हमले में अब तक 9 श्रद्धालुओं की मौत, 30 से ज्यादा घायल। प्रधानमंत्री मोदी ने उपराज्यपाल को दिए जरूरी निर्देश। दिल्ली जल संकट मुद्दे पर उपराज्यपाल और जल मंत्री आतिशी के बीच आज अहम बैठक। हिमाचल सरकार को दिल्ली में अतिरिक्त पानी देने के पिछले आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई। और खेल की खबरों में T20 वर्ल्ड कप के रोमांचक मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 रनों से दी मात। बुमराह और पांड्या की गेंदबाजी ने पलटी बाजी। नया सवेरा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। बिल्कुल, और देश में से कुछ खास खबरों में बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले देश भर में मनाए जा रहे जश्न की तस्वीरों के साथ। जी हां, फिर एक बार मोदी सरकार की धूम इस वक्त देखने को मिल रही है। और कुछ ऐसे ही देश के हर कोने में पटाखे भी इस वक्त फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। और पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक हम आपको कुछ खास दृश्य इस वक्त दिखा रहे हैं, जिसमें लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि आम लोग भी इस वक्त खुशियों में सराबोर है। तो देखिए, दिवाली जैसी तस्वीरें कुछ इस बार नजर आ रही है। कैसे है भावना? बिल्कुल सही कहा कृतिका। मिठाइयाँ, पटाखे, आतिशबाजी, हर कोने पर ये जो जश्न मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद की गोपनीयता की शपथ लेने के बाद। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आज कैबिनेट की बैठक भी करने वाले हैं। और आप ये देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि मिठाई बांटी जा रही है। और जो नारा मोदी सरकार ने दिया था कि फिर एक बार मोदी सरकार, ये सपना सच हो गया है। देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। हर कोने में ये तस्वीरें आपके सामने समक्ष लाई जा रही हैं, जिसमें हर कोने से
लोग जो है पटाखे, आतिशबाजियां और साथ ही साथ मिठाइयां बांट रहे हैं और उत्तर से लेके दक्षिण तक खुशियों में सराबोर हैं लोग। बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चों की अगर हम बात करें तो वो मोदी वाले मुखौटे लगा करके और खुशियां मना रहे हैं जब एक बार फिर से मोदी सरकार का गठन हुआ। तीसरी बार मोदी 3.0 की अब शुरुआत हो चुकी है। लेकिन इस बार भावना अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने पहले ही अपनी चुनावी रैलियों में इस बात का जिक्र किया था कि अब जब हम तीसरी बार आएंगे तो कई सारे बड़े और अहम फैसले लेंगे। जी हाँ, तो अगले 5 सालों के कार्यकाल पर नजर रहने वाली है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 दिन का भी रोड मैप तैयार किया है और आज जब नए मंत्रिपरिषद की कैबिनेट की बैठक होगी तो सामने आएगा कि किन किन मंत्रियों को कौन कौन से पोर्टफोलियो जो है आने वाले दिनों में मिलने वाले हैं। उसके साथ ही हम ये तस्वीरों के जरिए लगातार देख रहे हैं कि हर कोने में जश्न मनाया जा रहा है और आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद की शपथ ले ली है और ये एक ऐतिहासिक क्षण रहा। बिल्कुल ऐतिहासिक क्षण तो ये रहा ही है, लेकिन साथ ही ये जो खास तस्वीर आई है ये देश में हर जगह से आई और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के हाथ में है देश की बागडोर। कल शाम राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए वो नजर आए थे। क्यों भावना? जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी के साथ 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है। ऐसे में जब केंद्र में नई सरकार बन चुकी है तो एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज होने जा रही है। उससे पहले विभागों के बंटवारे का इंतजार है। प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद अपने सभी साथियों को बधाई दी है। अपनी कैबिनेट के साथियों को युवा जोश और अनुभव का अद्भुत संगम भी बताया है और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सभी देशवासियों का जीवन बेहतर बनाने में वो कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। और नया सवेरा में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है। आगे भी हम चर्चा करेंगे इस कैबिनेट के गठन को लेकर के कि अब मंत्रियों ने शपथ तो ले ली है, अब उनके पास में कौन कौन से विभागों की जिम्मेदारी आ जाएंगी, इसको लेकर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये शब्द लगातार कल शाम से सभी के दिलो दिमाग में गूंज रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है प्रधानमंत्री के तौर पर और उनके नए मंत्री परिषद में जो अनुभवी नेता हैं उसकी तस्वीर भी सामने आ रही है। हमारे साथ शैलेंद्र हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, सुप्रभात। और शैलेंद्र, आपसे पूछना चाहेंगे ताज़ा अपडेट, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार देश की बागडोर संभाल ली है। अब सभी को इंतजार है कि मंत्रियों का क्या पोर्टफोलियो रहेगा। आज जो शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है उसमें आगे का रोड मैप किस तरीके से तैयार किया जाएगा? ये देखिए, जब आज शाम कैबिनेट की पहली बैठक है तो ये संभावना है कि आपसे थोड़ी देर बाद ही, यानी जी शैलेंद्र।
तो शैलेंद्र से हम एक बार फिर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, फिलहाल उनसे कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। यहाँ ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में कौन कौन से ऐसे अहम मुद्दे रहने वाले हैं, इस पर बात होगी। आप जुड़े रहिए लगातार नया सवेरा के साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। Here, gravity and physics don't call for shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुक करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र का, जो इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और उन्होंने पूरा कल जो शपथ ग्रहण समारोह था उसको खुद अपने नजरिए से देखा भी और सुबह से लेकर रात तक वो बने भी रहे। आज शैलेंद्र, जिस तरीके से भावना ने आपसे जानकारी मांगी कि विभागों के बंटवारे की अब बात कही जा रही है, तो क्या इसको लेकर अपडेट्स अभी तक मिल पा रहे हैं शैलेंद्र? देखिए, आज विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा, ये इसकी पूरी संभावना है। चूंकि शाम को कैबिनेट की बैठक होनी है और उससे पहले हम देखेंगे कि मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो जाएगा। कहा जा रहा है कि जो महत्वपूर्ण मंत्रालय जिन्हें माना जाता है CCS, यानी होम, डिफेंस, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वो बीजेपी कोटे के जो मंत्री हैं, हमने पिछली बार भी देखा था कि वो अहम मंत्रालय दिग्गज मंत्रियों के पास थे। तो इस बार भी वो उसमें कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। NDA कोटे के जो मंत्री हैं उनको भी कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जाएंगे। अब चर्चा इसी बात की है, सभी की नजर इस बात की है कि सहयोगी हैं TDP और JDU, उनको कौन कौन से मंत्रालय दिए जाते हैं। हमने देखा कई दिग्गज नए चेहरे शामिल हुए हैं, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, तो उन्हें कौन सा विभाग दिया जाता है इस पर भी निगाहें होंगी। लेकिन तब से थोड़ी देर बाद मंत्रालय का बंटवारा कर दिया जाएगा। जी शैलेंद्र, साथ ही साथ आज कैबिनेट की भी बैठक है शाम 5 बजे। जब विभागों का बंटवारा हो जाएगा उसके बाद पहली कैबिनेट बैठक होने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण होगी। क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत स्पष्ट तौर पर ही कहा है पहले ही कि ये सरकार और रफ्तार से काम करेगी, यानी जो बीते 10 सालों में जो कल्याणकारी योजनाओं पे काम हुआ है उस पर और तेज रफ्तार से काम होगा। देखिए, ये संकेत बहुत बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं कि किसी भी मंत्री के टेबल पर फाइल एक दिन से ज्यादा नहीं रुकनी चाहिए, 24 घंटे से ज्यादा नहीं रुकनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि बहुत तेज स्पीड से काम करना है। तो पहली बैठक है तो कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी हो सकते हैं, उसको लेकर कयासबाजी हो रही है, अब देखना होगा। और पहली बैठक में परिचय भी होता है कैबिनेट के मंत्रियों का। तो हम जानते हैं कि जब से थोड़ी देर बाद उम्मीद है कि विभाग का बंटवारा होगा, कई मंत्री हो सकता है कि जाकर कार्यभार भी अपने मंत्रालय में संभालें। तो निश्चित तौर पर पहली बैठक शाम को है, उस पर नजर रहेगी कि क्या महत्वपूर्ण फैसले किए जाते हैं। क्योंकि हम ये जानते हैं कि पहली बैठक के एक सांकेतिक मायने होते हैं। हमने पिछली पहली बैठक की कैबिनेट में देखा था कि किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले हुए थे। तो इस आज की भी बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं, कल्याण से जुड़े हुए, जनता के कल्याण से जुड़े हुए, ये बहुत स्पष्ट तौर पर संकेत दिए गए। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। लगातार इस खबर पर अपनी नजर आप बनाए रखिएगा और खासतौर पर जब मंत्रियों को विभागों का बंटवारा होगा उस पर अपनी नजर जरूर बना के रखिएगा। आपके पास वापस रुक करेंगे, लेकिन इसी के साथ अगर देखा जाए तो भावना, नई सरकार और नए संकल्प के साथ जब आज शाम को कैबिनेट की बैठक होगी तो उसमें वाकई देखना होगा कि किस तरीके की आगे की रणनीति रहेगी और अगले 100 दिन किस तरीके से महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। भावना, बिल्कुल सही कहा कृतिका। तो नया जोश और नई उमंग के साथ मोदी 3.0 की शुरुआत
हो चुकी है। आइए अब बढ़ते हैं आगे अगली खबर की ओर। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के नेता प्रेम सिंह तमांग आज लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रेम सिंह तमांग आज शाम करीब 4 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राजधानी गैंगटॉक में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य प्रेम सिंह तमांग और उनके मंत्रिपरिषद को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। हाल ही में संपन्न हुए सिक्किम विधानसभा चुनाव में एसकेएम को बड़ी जीत हासिल हुई थी। पार्टी ने 32 में से 31 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं एक सीट सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि एसडीएफ के खाते में गई। और अगली खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थयात्रियों की बस पर कल आतंकी हमला हुआ था और इस आतंकी हमले के बाद बस पलटकर गहरी खाई में जा गिरी। इस आतंकी हमले में अब तक 9 लोगों की मौत की जानकारी है, तो वहीं 30 से ज़्यादा तीर्थयात्री घायल बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से इस हमले के बारे में पूरी जानकारी फ़ोन पर ली और उन्हें स्थिति पर लगातार नज़र रखने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही ये भी कहा कि परिवारों को हर संभव सहायता सुनिश्चित की जाए। उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा कि सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की तलाश के लिए एक संयुक्त अभियान शुरू किया है और हमले के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही जानकारी के मुताबिक ये बस जम्मू के कटरा जा रही थी। तो बेहद ही दर्दनाक हादसा, बेहद ही गंभीर मुद्दा भी कि जम्मू के रियासी में आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें 9 लोगों के मारे जाने की खबर है। और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू से, देवेंद्र ठाकुर। देवेंद्र, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को ढूंढने के लिए एक संयुक्त अभियान शुरू किया है और इस संयुक्त अभियान कहां तक पहुंचा है और अभी तक कितनों की हताहत होने की खबर है? जी, आपको बताना चाहेंगे कि जैसे ही कल ये जो घटना घटी है उसके बाद जो बचाव कार्य है वो शुरू किया गया था और अभी की अगर बात करें तो सेना की ओर से यहाँ पे तलाशी अभियान चलाया जा रहा है पूरे इलाके में ड्रोन्स की मदद ली जा रही है। और कल शाम हमने देखा कि सेना ने हेलीकॉप्टर्स की मदद भी ली जो आतंकी इस इलाके में छपे हुए हैं उनको ढूंढने में। अगर बात करें तो इलाके के तो यह काफ़ी घना जंगल है, तो यहाँ पर ढूंढना और तलाशी अभियान चलाना इतना आसान नहीं है, लेकिन भारतीय सेना के जवान जो हैं वो डटे हुए हैं। अगर बात करें आंकड़ों की तो 9 लोगों की मृत्यु इस जो घटना है उसमें हुई है और 33 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से ज़्यादातर जो हैं उनका उपचार रियासी और कटरा के अस्पतालों में चल रहा है। जी देवेंद्र, अगर देखा जाए तो अभी फिलहाल सेना किस तरीके से अपना ऑपरेशन वहां पर चला रही है और आतंकवादी को ढूंढा जा रहा है? देखिए, सेना की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। अगर बात करें यहाँ ड्रोन्स की मदद ली जा रही है, तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं और सेना कोई भी ऐसी चीज़ छोड़ना नहीं चाहती है। पूरे इलाके में जो है बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हर आने जाने वाली गाड़ी पे नज़र रखी जा रही है, हर संदिग्ध पे जो है उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि जो यात्रा है वो सुचारू चल रही है, उसमें कोई बंदिश नहीं है, लेकिन तलाशी अभियान की बात करेंगे तो वो तेजी से चल रहा है और सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की मदद ली जा रही है। जी देवेंद्र, हालांकि हम देख रहे हैं देवेंद्र के आर्टिकल 370 और 35A के हटाने के बाद हालांकि कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पीर पंजाल के दक्षिण में राजौरी और पुंछ में पिछले 2 सालों से आतंकवादी घटनाएं जो हैं लगातार बढ़ रही हैं और सुरक्षा बल लगातार इस पर सफलता भी हासिल कर रहे हैं और ये बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ है। देवेंद्र, फिलहाल ताज़ा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ चलिए अब अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं, जो है देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई, जहां पर जल संकट को लेकर आज एक अहम मीटिंग होने जा रही है। दरअसल राजधानी में पानी की समस्या को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना दिल्ली की जल मंत्री आतिशी से आज सुबह 11 बजे मुलाकात करेंगे और माना यह जा रहा है कि उपराज्यपाल और जल मंत्री की बैठक में कुछ ठोस नतीजे निकल सकते हैं। इसके साथ ही उपराज्यपाल ने अधिकारियों से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हिमाचल और हरियाणा द्वारा छोड़े गए पानी की वास्तविक स्थिति, दिल्ली में पानी की बर्बादी और रिसाव को रोकने के उपाय और वजीराबाद जलाशय से गाद निकालने की स्थिति का भी पता लगाने को कहा है। इससे पहले आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट डालकर एलजी से मीटिंग का समय भी मांगा था। तो उसके बाद में अब आज की अगर इस मीटिंग की बात की जाए तो काफी खास और काफी अहम आज ये मीटिंग होने जा रही है।
और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी गिरीश इस वक्त जुड़े हैं। गिरीश, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको। और दिल्ली के जल संकट की अगर हम बात करें तो ये लगातार जल संकट गहराता जा रहा है, लोगों को राहत नहीं मिल पा रही, लेकिन अब आज जो मीटिंग होने जा रही है उससे कहीं ना कहीं उम्मीद है कि कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। जी बिल्कुल कृतिका, आपने ठीक कहा। आज दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली की मंत्री आतिशी को आज 11 बजे बैठक के लिए बुलाया है, क्योंकि लगातार जिस तरह से दिल्ली के अंदर पेयजल स्थिति का संकट गहराया हुआ था, उसे देखते हुए लगातार दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस पर नज़र रखी हुई है। और इस नज़र को रखते हुए क्योंकि जिस तरह से दिल्ली सरकार की मंत्री ने आग्रह किया था कि वे इस मुद्दे पर दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलना चाहती हैं और चाहती हैं कि आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल अपना पूर्ण सहयोग दें और नज़र रखते हुए इस पर आगे कार्रवाई करें। तो उसको देखते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल ने आज 11 बजे अपने एलजी सचिवालय पर दिल्ली की जो मंत्री हैं आतिशी, उनको बुलाया है। उम्मीद की जा रही है कि इस मीटिंग के बाद कुछ ना कुछ अच्छी जो निर्णय है वो निकलेंगे। हालांकि कृतिका, अगर कल की बात की जाए तो कल दिल्ली के अंदर जो आपूर्ति है पानी की वो अच्छी रही है। जितने भी इनके पास जल संयंत्र हैं, जल शोधक संयंत्र हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, उन सभी के अंदर जितना उनको पानी चाहिए था उससे कहीं अधिक मात्रा के अंदर पानी पहुंचाया गया है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार दिल्ली के अंदर पेयजल की समस्या बनी हुई थी, उससे जल्दी ही निजात मिलेगी, क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल लगातार इस स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। दिल्ली जल बोर्ड से पल पल की खबरें वो ले रहे हैं कि किस तरह से इस समय पानी की स्थिति है, कहाँ से, जिस तरह से मुनक नहर है वहाँ से कितना पानी आ रहा है, बाकी जो सब ब्रांच है वहाँ से कितना पानी आ रहा है। तमाम जगह से उन्होंने नजर रखी हुई है ताकि दिल्ली की जनता को किसी तरह की समस्याओं का आने वाले समय में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लगातार दिल्ली जल बोर्ड भी इसके लिए समर बुलेटिन लगातार निकाल रहा है। जी गिरीश, तो आपने दिल्ली वासियों के लिए एक शुभ संकेत की ओर इशारा दिया है कि दिल्ली के लिए के पास जो जल संकट की स्थिति वो बनी हुई थी, कल जो है वो पूर्ति हुई है। हालांकि मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा को जो अतिरिक्त पानी छोड़ने के लिए कहा गया था, क्या वो भी पूर्ति पूरी हो पाई है? देखिए, इसी विषय को लेकर आज आतिशी मिलने वाली हैं दिल्ली के उपराज्यपाल से, क्योंकि देखिए लगातार, क्योंकि जब पानी छोड़ा जाता है, अगर हरियाणा की बात की जाए तो जब हथनी कुंड बैराज से जो वर्षा के दौरान में, जब बारिश के दौरान में पानी छोड़ा जाता है तो उसको 24 से 48 घंटे का समय लगता है दिल्ली पहुंचने के लिए। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि हिमाचल प्रदेश से पानी छोड़ा गया है या नहीं छोड़ा गया है। अगर छोड़ा गया है तो दिल्ली उसको अब तक पहुँच जाना चाहिए था, अगर नहीं छोड़ा गया है तो क्यों नहीं छोड़ा गया है, इस पर भी आज चर्चा मीटिंग के अंदर होने वाली है। हालांकि तमाम जितने भी इनके पास सोर्स हैं उससे कहीं ना कहीं पानी की जो मात्रा है, जल है वो पूरी तरह से दिल्ली के जो 9 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं 50 MGD जो पानी है वो ज़्यादा प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से रविवार को कह सकते हैं कि दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। और उन्होंने 34 MGD अतिरिक्त पानी जो है वाटर ट्रीट करके दिल्ली की जनता के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने भेजा है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस पर आप अपनी नज़र लगातार बनाए रखिए, खासतौर पर आज जो अहम बैठक होने जा रही है। तो आज उपराज्यपाल और दिल्ली की जल मंत्री आतिशी की अहम बैठक तो है ही, साथ ही दिल्ली जल संकट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी होने वाली है। इससे पहले 6 जून को शीर्ष अदालत ने हिमाचल प्रदेश की सरकार को जल संकट से जूझ रही दिल्ली को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी जारी करने का निर्देश दिया था। कृतिका, बिल्कुल, और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो हरियाणा सरकार को बिना किसी बाधा के दिल्ली तक पानी का सुगम प्रवाह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया था। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने दिल्ली सरकार को पानी की बर्बादी रोकने का अहम निर्देश दिया था। और वहीं पीठ ने दिल्ली सरकार, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सहित प्रतिवादियों को स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए भी कहा था। तो जिस तरीके से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश तो दिए गए थे कि पानी पहुंचाया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पिछले कई दिनों से दिल्ली में, देश की राजधानी है दिल्ली, और यहाँ पर जो जल संकट है वो काफ़ी ज़्यादा गहराता हुआ नजर आया है।
जी हाँ कृतिका, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि बूंद बूंद को तरस गई थी दिल्ली, और जल संकट के साथ साथ कई घटनाएं भी ऐसी आ रही थी जो लड़ाई से जुड़ी हुई थी। बिल्कुल। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई, और उसके बाद आज जो है दिल्ली की जल मंत्री आतिशी और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ अहम बैठक होने वाली है। उसके बाद पता चलेगा कि कौन से अहम फैसले लिए जाते हैं। बिल्कुल, इस बैठक में क्या होगा इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ अब खबरों में आगे भी बढ़ेंगे, जहां महिलाओं के साथ कथित यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार मामले में प्रज्वल रेवन्ना की एसआईटी हिरासत की अवधि आज समाप्त हो रही है। हालांकि इससे पहले 6 जून को हुई सुनवाई में कोर्ट ने आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को 10 जून तक के लिए हिरासत में भेजा था। 35 दिन बाद जर्मनी से लौटे रेवन्ना को 31 मई को बेंगलुरु में एयरपोर्ट पर लैंड करने के कुछ ही मिनट बाद एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया था। वो 27 अप्रैल को देश छोड़कर भाग गया था। प्रज्वल रेवन्ना को लोकसभा चुनाव 2024 में हार भी मिली है। कर्नाटक के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले प्रज्वल रेवन्ना गौड़ा परिवार की तीसरी पीढ़ी के सदस्य हैं। साथ ही आपको बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक के पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना के बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी का भतीजा है। एचडी रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवगौड़ा के बेटे हैं। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, और खबर है खेल से जुड़ी हुई, जहां भारत ने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में हरा दिया है। इससे जुड़ी तमाम खबरें आप तक लेकर आएंगे। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries, because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। जिस तरीके से भावना ने ब्रेक से पहले बताया था कि अब बात स्पोर्ट्स की होगी, स्पोर्ट्स में खासतौर पर बात भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर। दरअसल जिस तरीके से T20 विश्व कप के ग्रुप स्टेज के अपने दूसरे मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 रनों से कल हरा दिया, और इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने अपने सभी विकेट गंवाकर पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 120 रनों का लक्ष्य रखा था। भारत के लिए ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 42 रन बनाए, तो वहीं अक्षर पटेल ने 20 और रोहित शर्मा 13 रन बनाकर आउट हुए। इनके अलावा कोई अन्य बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सका। भारत द्वारा मिले लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम 20 ओवर खेलकर 7 विकेट गंवाने के बाद 113 रन ही बना पाई और मैच हार गई। भारत की जीत के हीरो जसप्रीत बुमराह रहे। बुमराह 4 ओवर में सिर्फ 14 रन देकर 3 विकेट लेते हुए भारतीय जीत के नायक बने, और उनके इस शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी उन्हें चुना गया। जसप्रीत बुमराह के अलावा हार्दिक पांड्या ने 2 और अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल ने 1-1 विकेट भी चटकाए। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की यह लगातार दूसरी हार है। तो वहीं पाकिस्तान के साथ खेले गए 8 T20 विश्व कप मुकाबलों में भारत की ये 7वीं जीत है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां भारत को मिली शानदार जीत, और बुमराह और पंत रहे मैच के हीरो। और न्यूयॉर्क से ही ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तापस भट्टाचार्य। तापस, आपसे पूछना चाहेंगे ताज़ा अपडेट, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच एक रोमांचक मुकाबला रहा है कल, और हमने देखा है कि 8 T20 मैचेस में से 7 में से भारत को जीत मिली है। आप बताएं कि लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है।
अब ना आप दोनों को, और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो महामुकाबला था ये भारत के पक्ष में आया और सबसे बड़ी जीत जो दर्ज की, ये एक तरह से हार के मुंह से ये जीत लेके आया है। जो पूरा मैच था ये पाकिस्तान के जो भारत की जो इनिंग्स थी, पाकिस्तान बॉलर्स ने एक तरह से उस पर अंकुश लगाया, और उसके बाद करीब जब पाकिस्तान भी खेल रहा था तो करीब 10 ओवर तक, 14 ओवर तक, इनफैक्ट जब बुमराह का वो स्पेशल ओवर आया जहां पे उन्होंने फखर जमान को आउट किया, तो वो जो ओवर था उसने एक्चुअली पूरे मैच का, माफ कीजिएगा, मोहम्मद रिजवान को आउट किया। वो जो पूरा मैच था उसने पूरे वो पर्टिकुलर आउट जो था उसने पूरे मैच का रुख ही बदल के रख दिया। उससे पहले हार्दिक पांड्या ने जरूर फखर जमान को आउट किया था, और उसके ये दोनों जो विकेटें थी एक तरह से टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है। ये टर्निंग पॉइंट आप इसलिए कह सकते हैं क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी सेट थे, और लग रहा था एक टाइम पे कि पाकिस्तान बहुत आसानी से ये मैच जीत जाएगी, क्योंकि 120 का टारगेट था, 119 में बोल्ड आउट हो गई थी भारत, पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई थी। तो सबको लग रहा था कि शायद ये बहुत ही आसान टोटल होगा, और जिस तरीके से पाकिस्तान टीम जो खेल रही थी पहले 10 ओवर में, लगा था कि बहुत आसानी से पार कर जाएगी। रन रेट जो था, रिक्वायर्ड रन रेट, वो कभी भी 6, 6.5 के ऊपर नहीं जा रहा था। लेकिन हैट्स ऑफ टू द वे जो हमारे जो बॉलर्स हैं, उन्होंने जिस तरीके से गेंदबाजी की, जो उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया, एक कंपोजर दिखाया एक डिफिकल्ट समय में, वो सच में काबिल तारीफ है। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि बुमराह को बैक टू बैक मैचेस में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि T20 में बैक टू बैक मैचेस में मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा है। और ये हो भी क्यों ना, क्योंकि ये जो मैच जिस तरीके से स्विंग हुआ वो उनकी गेंदबाजी से है। और सब जिन लोगों से फैन से हमने बात की, उन सबका ये मानना है कि दोनों टीमों के बीच में एक खिलाड़ी था, और वो था बुमराह। बुमराह जिस टीम में था वही टीम जीती, और यही दर्शाता है। तो भारतीय फैंस बहुत ज्यादा खुश थे, नाच गाना ढोल नगारे सब बज रहे थे। वही पाकिस्तानी फैंस बहुत नाखुश थे, बहुत मायूस थे, क्योंकि बैक टू बैक उनको शिकस्त मिली। अमेरिका के बाद भारत का जो मैच था, इन दोनों मैचेस में ये पाकिस्तान को शिकस्त मिली। और इस वक्त भारत जो है ग्रुप ए में शीर्ष पे है, 2 मैचेस जीते हैं, 2 मैचेस में 2 जीते हैं, और 4 पॉइंट्स है उनके। नेट रन रेट जो है उनका अच्छा है। इनफैक्ट यूएसए ने भी 2 मैचेस में 2 मैचेस दोनों जीते हैं, 4 पॉइंट उनके भी है, लेकिन नेट रन रेट के हिसाब से भारत आगे है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इस ग्रुप का जो हेड है वो भारत है, और शायद पाकिस्तान के लिए ये टूर्नामेंट जो है यहाँ पे ही खत्म होता है। जी तापोश, साथ ही मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब भी इन दोनों चिर प्रतिद्वंदियों के बीच में मैच होता है, रोमांच और सबकी नजरें इस भारत और पाकिस्तान के मैच पर लगी रहती है। कल भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को पटकनी दी है। आप जिस तरीके से बता रहे थे कि अंक तालिका में भारत अब शीर्ष स्थान पे है, आने वाले दिनों में किस किस के साथ मैच भारत का होने वाला है? जी बिल्कुल, अभी तो भारत के मैचेस है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ और कनाडा के साथ, दोनों ही एक तरह से अगर क्रिकेट पार्लेंस में कहें कि कमजोर टीम है। लेकिन T20 में हमने देखा कि किसी को कमजोर आंकना बहुत शायद सही ना हो, क्योंकि अमेरिका ने दिखाया पाकिस्तान को पटखनी दे के पहले ही मैच में कि T20 फॉर्मेट किसी का भी फॉर्मेट है, कोई भी जीत सकता है अपने दिन पे, तो किसी को भी हल्के में लेना शायद सही ना हो। लेकिन भारत को, अगर भारत की परफॉर्मेंस की बात करें, अगर उनकी रैंकिंग की बात की जाए, तो ये दोनों ही टीमें, भारत इन दोनों ही टीमों से बहुत आगे है और फेवरेट मानी जा रही है इन दोनों टीमों के खिलाफ। अब देखना दिलचस्प होगा कि सुपर 8 जो कि कैरिबियन आइलैंड में शुरू होने वाला है, इसके बाद वहां पे भारत का सामना किसके साथ होता है। और जैसे आपने कहा कि ये जो मैच है ये बहुत दिनों तक लोगों के दिलों में रहेगा। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में एक स्पेशल इनिंग्स खेली गई थी विराट कोहली द्वारा T20 वर्ल्ड कप में, वैसा ही एक प्रदर्शन इस लो स्कोरिंग मैच में हुआ न्यूयॉर्क में। और आपने कहा 8 मैचेस में भारत ने 7 जीते हैं और और पाकिस्तान ने जीता। तो ये जो जीतने का सिलसिला T20 वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप में जो चल रहा है वो भारत ने बरकरार रखा और आगे भी आशा करते हैं कि बरकरार रखें। फैंस बहुत खुश है क्योंकि अलग अलग जगह से आए थे, बहुत पैसा खर्च करके आए थे और उन्होंने कहा कि पूरा पैसा वसूल हो गया उनका। तो एक शानदार जीत
और फैंस भी साथ ही खुश। तापोश, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही नया सवेरा में खबरों का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे अखबारों में आज क्या कुछ अहम सुर्खियां हैं। तो रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. ब्रेक के बाद आपका नया सवेरा में स्वागत है और अब वक्त हो चला हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों का। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी गविश का। गविश, सुप्रभात आपको। और आपके सामने कई सारे अखबार इस वक्त रखे हुए हैं, उन अखबारों में मुख्य तौर पर क्या कुछ अहम सुर्खियां आज नजर आ रही हैं? जी, सभी दर्शकों को सुप्रभात। बात करें अखबारों की सुर्खियों की, तो जो सबसे पहली सुर्खी सभी समाचार पत्रों में जो प्रमुखता से प्रकाशित की गई है वह प्रकाशित की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह लगातार तीसरी बार सरकार का गठन हो गया है। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री सहित 72 नेताओं को मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में शपथ दिलाई है। इसमें 31 कैबिनेट मंत्री हैं, 5 स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री शामिल हैं। आपको बता दें कि इस कैबिनेट में 7 महिला मंत्री भी शामिल हैं। अगला समाचार भी जुड़ा है प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह से, जिसमें देश विदेश के कई राष्ट्राध्यक्षों ने सहभागिता की। इसमें मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे व बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। और इसके साथ ही भारत के कई नेता, अर्थ जगत से जुड़े हुए और फिल्म जगत से जुड़ी कई और हस्तियां भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। और साथ ही तमाम नेताओं में और जनता में भी बहुत ही उत्साह और हर्ष का यह माहौल देखा गया। अगला समाचार जुड़ा है जम्मू के रियासी ज़िले से, जहां पर एक बस पर आतंकी आक्रमण किया गया है। शिवगोड़ी धाम के दर्शन कर रहे कुछ तीर्थयात्री एक बस से लौट रहे थे। उस बस पर आतंकियों द्वारा हमला किया गया है और गोलाबारी जो वहां की गई उससे अनियंत्रित होकर बस एक खाई में गिर गई। आपको बता दें कि इस दुर्घटना के चलते 9 लोगों की मृत्यु हो गई है और 37 से अधिक लोग अभी घायल हैं। घायलों का इलाज और सभी प्रकार की विविध सहायताएं जो हैं वहाँ स्थानीय आरक्षी बलों द्वारा की जा रही हैं। अगला समाचार है जुड़ा शिक्षा जगत के परिणामों से, जहां आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए जेईई एडवांस एंट्रेंस परीक्षा के परिणाम आ चुके हैं। आपको बता दें कि इस परीक्षा में आईआईटी दिल्ली जोन के वेद लाहौरी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और दूसरे स्थान पर आईआईटी दिल्ली जोन के ही आदित्य रहे हैं। बात करें इसी में बालिका वर्ग की, तो लड़कियों के वर्ग में आईआईटी बॉम्बे जोन की द्विजा धर्मेश कुमार अव्वल रही हैं। ये तो बात थी शिक्षा जगत के परिणामों की। अब बात है खेल जगत के परिणामों की, जहां पर आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप पे भारत ने शानदार जीत हासिल की है। कल खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 रनों से हरा दिया है और जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह की शानदार गेंदबाजी ने यह कमाल कर दिखाया है और मैच को पलट कर रख दिया है। अगला समाचार जुड़ा है इंडियन हेरिटेज से, भारतीय जो हमारी संपदा है उससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर प्रकाशित समाचार के अनुसार ब्रिटेन 500 वर्ष पुरानी मूर्ति भारत को लौटाएगा और भारत से यह लूटी गई मूर्ति तमिल कवि और संत तिरुमंकाई अल्वार की है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एशमोलियन संग्रहालय में इसे अभी रखा गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी परिषद के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो परिषद है उसने भारतीय उच्चायोग को यह जानकारी दी है और कहा है कि चैरिटी कमीशन के पास इसे पेश किया जाएगा और बाद में लौटाने की जो तिथि इत्यादि है वे सब निर्णय होंगे। तो ये कुछ समाचार थे जो विभिन्न पक्षों से जुड़े हुए थे। आइए अब चलते हैं आगे नया सवेरा में आपके साथ। तो गवीश, समाचार पत्रों में प्रकाशित विभिन्न क्षेत्रों की खबरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और इसी के साथ में तो ये थी अखबारों की सुर्खियां, और अखबारों की सुर्खियों के बाद अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की तमाम खबरों की फटाफट अंदाज में। 6 जून को शुरू हुए यूरोपीय संघ के चुनावों में कल आखिरी चरण के तहत फ्रांस समेत 20 देशों में वोटिंग हुई। मरीन ले पेन की एंटी इमिग्रेशन नेशनलिस्ट पार्टी ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पार्टी को 34% वोट हासिल करके हरा दिया है। यूरोपीय संघ के चुनावी नतीजों को देखते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों एक चौंकाने वाला फैसला लिया। फ्रांस के राष्ट्रपति ने यह कहते हुए नेशनल असेंबली को भंग करने की घोषणा कर दी कि नतीजे सरकार के लिए विनाशकारी हैं। 28 जून को ईरान में नए राष्ट्रपति का चुनाव होना है। राष्ट्रपति पद के दावेदारों में पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद का नाम सामने आ रहा है, लेकिन ईरान की संरक्षक परिषद ने महमूद अहमदीनेजाद के फिर से चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। महमूद अहमदीनेजाद सहित अन्य उम्मीदवारों को भी अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इजरायल के कैबिनेट मंत्री बेनी गेंट्स ने कल अपना इस्तीफा दे दिया। गेंट्स ने कल एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि नेतन्याहू हमें सच्ची जीत की ओर बढ़ने से रोक रहे हैं, इसलिए मैं वर्तमान सरकार से इस्तीफा देता हूं। गेंट्स ने इसके अलावा देश में जल्द चुनाव कराने का भी आह्वान किया है। और अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों के बाद अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की फटाफट अंदाज में। नई सरकार 2024-25 के लिए जुलाई में बजट पेश कर सकती है। अप्रैल 2021 में 945 करोड़ रुपए की धनराशि के साथ घोषित सीड फंड योजना 2025 में समाप्त हो जाएगी। मंत्रालय इसी तर्ज पर एक नई योजना प्रस्तावित करने पर विचार कर सकता है। अमेरिका स्थित मैरीकॉम कैपिटल ने कहा है कि इस साल जनवरी मार्च के दौरान भारत में ओपन एक्सेस सोलर इंस्टॉलेशन 2 गुना बढ़कर 1.8 गीगावाट हो गया है, जिसमें मॉड्यूल की कम लागत सहित कई कारक शामिल हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक ने ग्लोबल स्तर पर अपनी उपस्थिति बढ़ाने की रणनीति के तहत दुबई में अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोलने की योजना बनाई। पीएनबी के एमडी अतुल कुमार गोयल के मुताबिक बैंक को दुबई में रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोलने के लिए निदेशक मंडल की मंजूरी मिल गई है और विनियामक मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया भी जारी है। टेक कंपनी एप्पल का साल का सबसे बड़ा इवेंट वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस WWDC 2024 आज रात 10:30 बजे से शुरू होगा। अमेरिका के क्यूपर्टिनो कैलिफोर्निया में 14 जून तक चलने वाले इस इवेंट में इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित होगा। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड का कहना है कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी ने 1 मिलियन टन एयर कार्गो संभाला है। इसे में सालाना आधार पर 7% की बढ़त देखने को मिली है। और कारोबार जगत की तमाम खबरों के बाद अब बात करेंगे ग्लैमर वर्ल्ड यानी सिने जगत की खबरों की, लेकिन वो भी होंगी फटाफट अंदाज में। नरेंद्र मोदी ने मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शाहरुख खान और अक्षय कुमार को गले मिलते देखा गया। सोशल मीडिया पर किंग खान और खिलाड़ी कुमार नरेंद्र मोदी के साथ गले मिलते हुए नजर आए। देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने पर नरेंद्र मोदी को बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन ने बधाई देते हुए उनके लिए स्पेशल पोस्ट शेयर किया। अजय देवगन ने लिखा कि अपनी बुद्धि से भारत को समृद्धि की ओर ले जाने में वो उनके लिए निरंतर सफलता की दुआ करते हैं। वहीं बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार शपथ ग्रहण करने पर खुशी जताई है और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि भारत का एक नागरिक होने के नाते ये मेरा शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने का तीसरा अवसर होगा। साउथ सुपरस्टार प्रभास और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म कल की 2898 AD लंबे समय से चर्चा में है। इसी बीच मेकर्स ने दीपिका पादुकोण का फिल्म से नया लुक रिवील कर फैंस के एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है। बिजनेसमैन अनंत अंबानी और राधिका की क्रूज पार्टी से अब से
हाल ही में कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें नीता अंबानी पर्पल कलर के 3D बटरफ्लाई लुक में बेहद खूबसूरत लग रही हैं। वहीं मुकेश अंबानी ब्लैक टक्सीडो में अपनी नातिन को गोद में लिए हुए नजर आ रहे हैं। मोना सिंह और शानवरी बाग की फिल्म मुंजिया बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म ने दूसरे दिन 6.75 करोड़ का कलेक्शन किया और इसी के साथ मुंजिया का टोटल बिजनेस 10.96 करोड़ का हो चुका है। शिव कार्तिकेयन और AR मुरुगदास की आगामी फिल्म SK23 में अब अभिनेता विद्युत जामवाल का भी नाम जुड़ गया है। इस बात की जानकारी खुद निर्माताओं ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल 2 साल डेट करने के बाद जल्द शादी करने वाले हैं और उनकी शादी की डेट भी सामने आ चुकी है। सोनाक्षी और जहीर 23 जून को मुंबई के वास्टियन में शादी करने वाले हैं। फिल्म और एंटरटेनमेंट की खबरों के बाद अब बात कर लेते हैं आपकी हमारी सेहत की। तो सेहत की खबरों में अगर बात करें तो गर्मियों के मौसम में पसीना काफी ज्यादा आता है और ऐसे में यदि पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन ना किया जाए तो समस्या का कारण भावना ये बन सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने कृतिका। गर्मियों में निर्जलीकरण का खतरा हो सकता है। निर्जलीकरण के कारण गंभीर स्थिति भी हो सकती है। निर्जलीकरण होने पर किन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। बढ़ा हुआ तापमान और तेज गर्मी, ऐसे में कई स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण एक आम समस्या है। यदि इस पर ध्यान न दिया जाए या कारगर उपचार न हो पाए तो ये जीवन के लिए खतरा साबित हो सकती है। निर्जलीकरण का सबसे लक्षण होता है आपकी होंठ सूखने लगते हैं, आपकी बॉडी में एक लिथार्जी या थकावट सी महसूस होने लगती है। सीवियर केसेस में ये थकावट इतनी बढ़ जाती है कि आप अपने बिस्तर से उठने की स्थिति में भी नहीं रहते। आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, आप बेहोशी की तरफ जाने लगते हैं। सो जिस कंडीशन में इतना आपको थकावट लगने लगे कि आपको किसी भी काम करने में मन ना लगने लगे, सो आप समझ लीजिए कि निर्जलीकरण काफ़ी दुष्प्रभाव डाल रहा है और इसमें इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। शरीर के तापमान को सामान्य रखने के लिए शरीर में पानी की आवश्यकता होती है। पानी पसीने के रूप में मूत्र और मल के जरिए शरीर से निकलता है। पानी और तरल पीने से इसकी भरपाई साथ साथ होती रहनी चाहिए। समय पर इसकी पूर्ति न हो पाए तो डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। सिर्फ पानी कम नहीं हो रहा है आपके शरीर में, जो पसीना निकल रहा है उसमें सोडियम भी बहुत सारा जाता है। सो अगर हम सिंपल नमक चीनी का घोल भी बना के पी रहे हैं तो हम अपने लिए काफ़ी परेशानियां कम कर देंगे। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का घोल है वो पी सकते हैं। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स भी नहीं पीने, जैसे कई सारे ब्रांड आते हैं जिनमें बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, अब उनको अवॉइड करना है। सुबह उठें और आप सोचें कि 2 लीटर हम पानी पी लें, हमारा दिन का कोटा हो गया, ऐसा नहीं करना है। कोशिश करना है कि हर घंटे में 1 गिलास पानी आप पीते रहें। शरीर में पानी एक बेहद आवश्यक तत्व है। यदि आप कम पानी पीते हैं तो आपको निर्जलीकरण का खतरा हो सकता है। निर्जलीकरण को नजरअंदाज न करें। आप जहाँ पर भी काम कर रहे हैं अपने साथ एक पानी की बोतल रखें। पानी एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर आपको अवॉइड करने हैं। बहुत गर्म से बहुत ठंडे में नहीं आना है, बहुत ठंडे से बहुत गर्म में नहीं जाना है। बाहर का टेम्परेचर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, सो आप क्या कंट्रोल कर सकते हो? पानी को। छाछ, दही, लस्सी, नारियल पानी बहुत उपयोगी हैं। बस लस्सी के लिए खास ध्यान रखना है कि बाहर की ना बनाई हुई पिएं। बेहतर होगा आप अपने घर पे बना लें। नारियल पानी अगर आप पैक्ड बॉटल या पैक्ड वाला ले रहे हैं, जो टेट्रा पैक में आ रहे हैं, उनको अवॉइड करिए क्योंकि उसमें कई और चीज़ें मिली होती हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, जो कि आपके शरीर के लिए ज़रूरत नहीं है उनकी। ठंडा पानी कोशिश करें, जैसे जब एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर से, जैसे बाहर से आप आ रहे हैं, बड़ी घनी धूप से अंदर आ रहे हैं, उस समय आपको अवॉइड करना है। गर्मियों में निर्जलीकरण से बचाव के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। यदि निर्जलीकरण की समस्या लग रही हो तो नमक चीनी का घोल या फिर ORS का घोल अवश्य पिएं। किरण भारद्वाज, DD न्यूज।
तो इस भीषण गर्मी में बचाव के लिए, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आप पानी पीते रहें, साथ ही लस्सी और साथ ही ORS का घोल भी आप लगातार पीते रहें। आइए नया सवेरा में अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के लिए लू, गर्म रातें और उमस भरे मौसम की चेतावनी जारी की है। पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गांगेर क्षेत्र में 13 जून, जम्मू संभाग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान और मध्य प्रदेश में 11 से 13 जून और उड़ीसा के अलग अलग हिस्सों में 11 से 12 जून को गर्मी और लू का प्रकोप रहेगा। आइए अब देखते हैं विभिन्न राज्यों और शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान। और इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस खास अंक में अब वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। और विदा लेने से पहले आइए आपको छोड़ जाते हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। ट्रांसजेंडर्स हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन्हें अक्सर सौभाग्य और आशीर्वाद के पर्याय के तौर पर भी देखा जाता है। ये लोग तमाम धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों में जरूरी माने गए हैं। और उन्हीं के मान और सम्मान में ओडिशा के संबलपुर में एक फैशन शो का आयोजन हुआ है। नया सवेरा के इस खास अंक में आपको उसी शो के कुछ खास झलकियों के साथ छोड़े जा रहे हैं। आप लीजिए इन झलकियों का आनंद और इसी के साथ मुझे, मेरी सहयोगी भावना और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।